हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 क्या है सोशलिज्म इन यूरोप और रशिया की क्रांति। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कैसे कैसे ये समाजवाद का विकास हुआ यूरोप में और उसका क्या रीज़न रहा कि रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुआ। तो उससे पहले हम पढ़ते स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एक एज है समाज के बदलाव की। समाज में बदलाव की एज है जो कि स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी में, क्योंकि 18th सेंचुरी से पहले सब कठिनाइयाँ थी। उन कठिनाइयों का हमने सामना करके आए तो हमारे पास नए पावरफुल आइडियाज़ है किसके, आज़ादी के और सामान्यता के, पूरे यूरोप में फैलने लगे जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद। अब ऐसा क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति में समस्या थी कि जो समाज था वो बटा हुआ था स्टेट्स में, ऑर्डर में, और जो एरिस्टोक्रेसी और चर्च थे ये कंट्रोल कर रहे थे इकोनॉमी को, अर्थशास्त्र को और समाज की पावर को। तो ये समस्या थी, उसके वजह से एक रास्ता खुला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक चेंज की लहर सी उठी कि अब समाज को बदलने का समय आ गया है। तो सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ तो कई सारे चेंजेस दिखने लगे लोगों को भी हमारे समाज में ऐसी ऐसी कमी है। तो ये सिर्फ पूरे यूरोप में नहीं, ये एशिया में भी फैला और इसको पूरी दुनिया ने इम्पेक्ट करा, असर करा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो नए आइडियाज आने स्टार्ट हो गए एक इंडिविजुअल के कि यार मेरा अकेले का अधिकार क्या क्या है, और सब बातें स्टार्ट हो गई कि कौन कंट्रोल करेगा समाज की पावर को। ऐसी ऐसी बातें स्टार्ट होने लगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। भारत में राजा राम मोहन रॉय और डेरेजियो, इन्होंने इस बात का स्टार्ट करी कि देखो फ्रांस की क्रांति हुई और उसके बाद कैसे कैसे समाज में बदलाव हुआ। तो हमारे यहाँ पे तो कॉलोनी थी, तो बोले अब हमें भी समाज को चेंज करने की एक आइडिया आना चाहिए, एक नए विचार आना चाहिए, कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। तो सारी जगह यूरोप में नहीं था कि हमें बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम पूरा का पूरा 100% चेंज चाहिए। कुछ चाहते थे कि हमारे पास पूरा 100 का 100% चेंज हो जाए। कुछ बोल रहे थे कि यार जो चेंज है ना वो धीरे धीरे हुई, चेंज तो जरूरी है पर धीरे धीरे हुई। और कुछ थे कि जो रिस्ट्रक्चर कर रहे थे रेडिकली, बोले रूढ़िवादी तरीके से, हमारे तरीके से होएगा। तो अलग अलग विचारधारा थी। इन्हीं को हम किसी को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, किसी को हम लिबरल बोलते हैं, किसी को हम रेडिकल बोलते हैं। ये टर्म्स क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये टर्म्स है ना चेंज होती रहती है समय के हिसाब से, जैसी परिस्थिति होती है इन टर्म्स को वैसे बदल जाती है। और यहाँ पे एक सवाल आता है कि व्हाट सेपरेट दिस ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। ये जो विचारधारा है कैसे ये पॉलिटिक्स में आती है और कैसे ये पॉलिटिक्स को लिंक करती है एक दूसरे के साथ। तो ये पढ़ने के बाद समझ आएगा अभी हमें आगे। हम ब्रीफली देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में जो कि 19वीं सदी में हुई और कैसे उनसे हमारा चेंज प्रभावित हुआ। और हम फोकस करेंगे कि एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है, एक ऐसा एक इतिहास में एक इवेंट होता है जो कि पूरा रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है सोसाइटी का, एकदम से पूरा रेडिकल, थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया। अब देखो हमने, हमारा टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जब हुआ, क्रांति जब हुई रूस में, तो एक समाजवाद निकल के आया। तो अब समाजवाद ने 20वीं सदी को चेंज कर दिया। 18वीं सदी 17वीं सदी तक दिक्कतें थी। 18वीं में लिबरल आए, उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी आए। फिर इन्होंने इम्पैक्ट करा, इनके बारे में पढ़ते हैं अभी हम। वन ऑफ द ग्रुप था जो कि हु विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर लिबरल। जो समाज को बदलना चाहते थे वो लिबरल थे। वो क्या चाहते थे कि जो राष्ट्रीय है वो हर रिलीजन को, हर धर्म को टॉलरेट करे, सबका टॉलरेट करे। ये नहीं कि सिर्फ धर्म सापेक्ष हो कि एक ही धर्म के साथ होएगा, सारे को टॉलरेट, ऑल। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स वर, अभी हमें पता था ये क्यों आया। देखो समस्या थी तो समस्या का समाधान विचारधाराओं में आया। तो ये क्यों आया कि हमें सारे रिलीजन को, सारे धर्मों को टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए। इसलिए आया क्योंकि यूरोप में ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड थी, भेदभाव था एक रिलीजन का और दूसरे रिलीजन का। जैसे कि जो ब्रिटेन थे
वो चर्च ऑफ इंग्लैंड थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन फेयर करते थे कैथोलिक चर्च होना चाहिए, ब्रिटेन बोलता था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड होना चाहिए, ये बोलता था कैथोलिक चर्च होना चाहिए। तो विचारधाराओं में अलग अलग भेद थी। उनको हटाने के लिए उदारवादियों ने बोला कि एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें हम सारे रिलीजन को, सारे धर्मों को हम सहन कर सके, रह सके एक साथ मिलकर। लिबरल ने अपोज करा, विद्रोह करा। किसके लिए? ये जो अनकंट्रोलेबल, जो असंयम है, मतलब बिना लगाम की, जो बिना लगाम की पावर है डायनेस्टी रूलर्स की, जो राजाए सम्राट बन जाते हैं, नए नए किंगडम आ जाते हैं, डायनेस्टी आ जाती है पूरी की पूरी। तो इसके जो इनके पास अनकंट्रोल है, जो इन्होंने बोल दिया वो होना, तो ये गलत होता है। सब रहते तो सबकी चलेगी, सबकी सुनी जाएगी। तो इसके खिलाफ विद्रोह करा। उन्होंने बोला, लिबरल्स ने, उदारवादी ने, कि सेफगार्ड, बचाव होना चाहिए किसका? अधिकारों का, एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति के अधिकारों का बचाव होना चाहिए। किसके लिए? अब बचाव है तो किससे बचाव करेंगे? अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो वहां पे सरकार है उसके अगेंस्ट हमारे पास राइट ऑफ इंडिविजुअल होने चाहिए जो कि बचा रखे, जैसे हमारे यहाँ पे फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। उन्होंने आर्ग्यू करा फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, बोले रिप्रेजेंटेटिव नहीं, इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट होगी, सब्जेक्ट टू लॉ, interpreted by a well-trained judiciary that was independent of ruler and officials। देखो ये हमारे देश में भी है। दे आर्ग्यू, उन्होंने बोला कि हमें एक नेतृत्व चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हम सब इतनी जनसंख्या को हमारे बिहाफ पे बात को रख सके। एक चुनिंदा पार्लियामेंट सरकार चाहिए, एक सरकार चाहिए चुनिंद इलेक्टेड, जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए, और सब्जेक्ट टू लॉ, कि ये नहीं कि वो बेलगाम है, सब्जेक्ट टू लॉ, लॉ के अधिकार से काम करे। अब लॉ को कौन देखेगा? लॉ को इंटरप्रिटेट करेगा, देखेगा जुडिशरी, हमारा न्यायालय, जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए रूलर्स के और ऑफिशियल से। तो देखो कैसे है, उन्होंने बोला, बोले कि पहला है रिप्रेजेंटेटिव, फिर बोला कि चुनिंदा सरकार होनी चाहिए, फिर बोले जो सरकार है वो कानून के सब्जेक्ट में होनी चाहिए, मतलब कानून से बाहर वो कुछ नहीं कर सकती। अब एक कानून कौन बताएगा? बोले कानून बताएगा जुडिशरी, न्यायालय, जो कि स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा रूलर से, जो सरकार होगी उससे, और जो ऑफिशियल्स होंगे उनसे। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट। देखो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, बट वो फिर भी डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों डेमोक्रेट नहीं थे? मतलब उन्होंने बिलीव नहीं करा, उन्होंने बोला कि नहीं, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, माने कि सबको समानता के हिसाब से वोट है, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो इन्होंने उसमें बिलीव नहीं करा। डेट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का होते हैं कि सारे नागरिकों को वोट डालने का अधिकार हो। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, देखो जिसके पास संपत्ति होगी सिर्फ वो ही वोट डाल सकेगा, वुमेन भी वोट नहीं डाल सकती है, जिसके वजह से ये लिबरल रह गए, डेमोक्रेट्स नहीं बन पाए, है ना। देखो ये है लिबरल, उदारवादी। बोले सारे जितने भी धर्म है उनको हम टॉलरेट करेंगे, सहन करेंगे। क्यों आया था? क्योंकि वहां पे भेद भेद बहुत सारा था एक दूसरे में। लिबरल बोल रहा था, विरोध विरोध करा इन्होंने कि यार ये जो असंयमी पावर है ना राजाओं की, सम्राटों की, ये गलत है। वो चाहते थे कि एक अधिकार हो एक व्यक्ति का जो कि प्रोटेक्टेड रहे, बचे ही रहे सरकार से। दे आर्ग्यू डेट एक नेतृत्व करने वाला हो, हमारा चुनिंदा हो और इलेक्टेड हो, चुना गया हो लोगों के द्वारा, और सब्जेक्ट टू लॉ, लॉ के अधीन काम करे। अब लॉ को इंटरप्रेट करेगा न्यायालय, जो कि होगा इंडिपेंडेंट, किससे? रूलर से और ऑफिशियल से। वो फिर भी डेमोक्रेट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिलीव नहीं करा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, जो कि होती है एक सभी नागरिकों को वोट का अधिकार। उनको लगा कि जो प्रॉपर्टी है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है, और उन्होंने बोला कि वुमेन को कोई वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये था हमारा उदारवादी।
अब हम देखते हैं रेडिकल्स को। रेडिकल्स क्या, रूढ़िवादी। वो चाहते थे कि जो नेशन है ना, जहाँ पे सरकार है, वो बेस्ड हो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। जो कंट्री की पॉपुलेशन है, जैसे कि जहाँ पे, जैसे कि यूरोप में अलग अलग होता था, जहाँ पे फ्रेंच ही ज्यादा होंगे तो वहां पे बोलेगा कि फ्रेंच की सरकार हो, ज्यूस की ना हो, दूसरे उसकी ना हो। तो ये बोल रहा था कि जिस कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, उस कंट्री में वहाँ की सरकार होनी चाहिए। कि कईयों ने वहां पे बोला, जो रेडिकल से रूढ़िवादी थे, कि वुमेन सफरगेट मूवमेंट चलना चाहिए। माने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी ना, सफरगेट माने होता है वोट देने का अधिकार। वोट, बोले कि वुमेन को वोट देने का अधिकार है, ये मूवमेंट स्टार्ट करा। अनलाइक लिबरलों की तरह उन्होंने अपोज नहीं करा किस चीज को, जो कि प्रिविलेज दिए गए थे, जो जन्म से पहले से ही अधिक स्पेशल राइट्स दिए गए थे जमींदारों को और व्यापारियों को। देवर नॉट अगेंस्ट, वो फिर भी अगेंस्ट में नहीं थे, किसके अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोले कि ठीक है, ये अधिकार लोगों का, उनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, बट डिसलाइक, उन्होंने बोला कि ये अच्छा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ ही के हाथों में हो, सबके पास अपनी अपनी इक्वल प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये रूढ़िवाद उन्होंने बात करी। क्या बोला, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। रूढ़िवाद ने बोला कि जो सरकार है वैसी होनी चाहिए जहाँ पे कंट्री की जो पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी मेजोरिटी की सरकार होनी चाहिए, चुनिंदा की बात नहीं हुई यहाँ। इन्होंने सपोर्ट करा रूढ़िवादियों ने कि यार महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मूवमेंट चलाया। लिबरलों की तरह उन्होंने विरोध नहीं करा किसका, प्रिविलेज जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे लैंड ओनर को और व्यापारियों को, बट दे वर नॉट अगेंस्ट, वो विद्रोह में भी नहीं थे किसके, की प्राइवेट प्रॉपर्टी के। बट उनको लगा कि यार सबके हाथ में नहीं होनी चाहिए। रूढ़िवादी। अब देखते हैं परिवर्तनवादी, कंजर्वेटिव। ये दोनों के अपोज था। ये बोला कि यार ये जो तुम रूढ़िवादी और ये आ, उदारवादी बोल रहे हो ना, हम तुम दोनों के विरोध में। फ्रांस की क्रांति के बाद जो कंजर्वेटिव थे वो ओपन, उन्होंने अपने दिमाग को खोला, दिमाग की खिड़कियों को खोला, और उन्होंने देखा कि एक बदलाव की जरूरत है। पहले जो था 18वीं सदी से पहले कंजर्वेटिव विरोधी थे कि नहीं कोई बदलाव नहीं होगा, बट फ्रांस की क्रांति के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, बदलाव की जरूरत है। बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ चेंज जरूरी है जो कि इनएविटेबल है, जिसको हम नहीं हटा सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, इनएविटेबल, बट बिलीव दैट पास्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। परिवर्तनवादियों ने बोला कि जो हमारा इतिहास है उसको हमें आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट थ्रू स्लो प्रोसेस। बोले धीरे धीरे प्रक्रिया के थ्रू चेंज आना चाहिए। ये था परिवर्तनवादी। दोबारा देखे, इन्होंने अपोज करा रेडिकल को भी, रूढ़िवादी को भी, और उदारवादियों को भी। फ्रांस की क्रांति के बाद कंजर्वेटिव ने अपने दिमाग की खिड़कियां खोली, बोले भाई चेंज की जरूरत है। फिर बोले क्यों खिड़कियां क्यों खोली, क्योंकि 18वीं सदी से पहले उनको लगता था कि यार कोई चेंज की जरूरत नहीं है, बट 19वीं सदी में लगा कि नहीं भाई, बदलाव तो नियम है, इसको हम नहीं रोक सकते। बट उन्होंने बोला कि जो इतिहास है उसको हमें आदर देना चाहिए, और बोला कि जो चेंज है, जो बदलाव है, वो धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू है। इतने अलग अलग प्रकार के सोसाइटल आइडियाज आ गए, चेंजेस के आइडियाज आए ना कि ऐसा बदलाव होना चाहिए, कोई बोल रहा है ऐसे बदलाव होना चाहिए, कोई बोल रहा है ऐसे होना चाहिए, कोई बोल रहा है ऐसे होना चाहिए। तो क्लैश हो गया, विद्रोह हो गया एक दूसरे में, और पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, जो कि फॉलो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। जिसकी जैसी विचारधारा थी, वो जिस विचारधारा की सरकार होती, पावर में होते, वो उस विचारधारा को ज्यादा प्रमोट करते, प्रसिद्ध करते। तो कई अटेम्प्ट हुए रेवोल्यूशंस के, और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 19वीं सदी में, जिसने डिफाइन करा कि क्या लिमिट होनी चाहिए और पोटेंशियल होनी चाहिए एक राजनीतिक टेंडेंसी की। हेल्प डिफाइन द लिमिट एंड द पोटेंशियल, क्या उसकी लिमिट है, कितनी उसकी दायरा है, और क्या उसकी क्षमता है, किसकी, पॉलिटिकल टेंडेंसी की। अब देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है, और क्या उसमें फिर समाज